हेलो फ्रेंड्स, मेरा यूट्यूब चैनल ग्लोबल कैरियर जोन में आपका स्वागत है। अगर अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल ग्लोबल कैरियर जोन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे, और लाइक और कमेंट कर दिया कीजिए ताकि उससे मुझे भी आप लोगों का प्यार मिलता रहता है। जो कि ये लाइक और कमेंट जो होता है ये आप लोगों का एक इनडायरेक्ट माध्यम से ही हमें प्यार मिलता है, जो कि ये बार बार आप लोग करते हैं, लाइक कमेंट्स और शेयर करते हैं, जिससे मुझे भी आशा बढ़ता है और नया नया वीडियो लेकर आने का मौका मिलता है। जो कि आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं झारखंड की भौतिक स्वरूप के बारे में। आज चर्चा करेंगे कि झारखंड की भौतिक स्वरूप कैसा है ना, और कैसे कैसे आपका झारखंड का भौतिक स्वरूप हुआ है, कैसे कैसे अवस्थित है, ये सारा जानकारी आज हम आप लोग को देने वाले हैं कि झारखंड का सारा जो आपका पठार है, ये पठारी इलाका है, सब क्षेत्र जो है कैसे कैसे उत्थान हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि 7.5 कितना 7.5 करोड़ वर्ष पूर्व ये आपका क्या था, एक छोटा नागपुर क्या था, एक मैदान था। ये क्या था, मान लेते हैं ये छोटा नागपुर, ये आपका समप्राय मैदान था। छोटा नागपुर समप्राय मैदान। लेकिन 7.5 करोड़ वर्ष पूर्व जो हुआ, जिस समय आपका हिमालय का उत्थान हो रहा था, उसी समय आपका छोटा नागपुर समप्राय मैदान का भी उत्थान हुआ। तो कैसे कैसे उत्थान हुआ ये हम लोग पूरा विस्तार पूर्वक देखेंगे कि कैसे रांची हजारीबाग पठार का उत्थान हुआ, पाट प्रदेश का उत्थान हुआ। तो हम लोग देखते हैं कि फिगर के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे उत्थान हुआ आपका, है ना। ये आपका रहा पाट प्रदेश, ये क्या है, ये आपका रहा पाट प्रदेश, रांची हजारीबाग पठार। अब इसको छोटा नागपुर का बाह्य पठार के रूप में हम लोग जानते हैं, मतलब कि इसको लिख देते हैं बाह्य पठार। ये आपका 3 काल में हुआ था। कितना काल में हुआ था, 3 काल में हुआ था। कौन कौन, तो इयोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। ये 3 काल में आपका क्या हुआ था, उत्थान हुआ था। कैसे उत्थान हुआ था देख रहे हैं, पूरा सीढ़ीनुमा आकार का हो गया है ना। तो ये सीढ़ीनुमा आकार का देखिएगा, जब पाट प्रदेश पास खड़ा होइएगा आप तो देखिएगा, आप सैटेलाइट के भी माध्यम से भी देखिएगा तो क्या होता है कि तिरछा हुआ है। क्या तिरछा हुआ है, तिरछा उत्थान हुआ है। तो जब इसका बाह्य पठार का उत्थान हो रहा था तो उस समय तिरछा हो गया था, इसी के चलते थोड़ा तिरछा दिखाई देता है। तो जो हाइट है वो देखिएगा, इधर ज़्यादा हाइट मिलेगा, इधर कम मिलेगा, उससे फिर इधर कम मिलेगा, है ना। तो ये आपका सीढ़ीनुमा आकार टाइप से दिखाई देगा। तो आप जब 3 काल में हुआ तो कैसे कैसे हुआ देखिएगा। सबसे पहले पाट प्रदेश क्षेत्र का उत्थान हुआ। कितना मीटर हुआ था, 300 मीटर हुआ था। मान लेते हैं ये आपका पाट प्रदेश वाला भाग है पहला, रांची हजारीबाग पठार का दूसरा, ये बाह्य पठार का तीसरा। तो पहला क्षेत्र का जो हुआ था उत्थान, वो शुरुआत में 300 मीटर उत्थान हुआ था। कितना हुआ था, 300 मीटर इसका उत्थान हुआ। दूसरा का फिर बाद में जब कौन सा काल आया, मायोसीन काल आया, तो उसमें फिर कितना हुआ, 300 मीटर का उत्थान हुआ। तो एकदम गौर से समझिएगा, जब इस मायोसीन काल में रांची हजारीबाग का पठार का उत्थान 300 हुआ, 300 इसका पहले हो चुका था। तो 300 जब इसका हुआ तो ये भी तो जो ऊंचा वाला भाग था वो और ऊंचा होगा। तो जब और ऊंचा होगा तो इसमें कितना होगा, 300 और जुट जाएगा उसमें, है ना। तो 300 इसमें और जोड़ देते हैं। जब इस मायोसीन काल के बाद प्लायोसीन काल आया तो बाह्य पठार का उत्थान हुआ, इसमें भी 300 का उत्थान हुआ। कितना मीटर का उत्थान हुआ, 300 मीटर का उत्थान हुआ। एकदम गौर समझिएगा, जब 300 मीटर इसका उत्थान हुआ तो इसका भी 300 मीटर का उत्थान होगा, ऐसे पुश कर रहा था। प्लस
300 मीटर, कितना हो जाएगा 600 मीटर हो जाएगा बाबू। 300 मीटर ये हो गया, 600 मीटर ये हो गया मायोसिन का। इयोसिन का काल भी जब इसका 300 मीटर होगा, जब इसका हुआ था तो इसका 300, तो इसका भी तो 300 होना चाहिए, तो भी 300 मीटर का उत्थान हुआ। इसको कोई ऐड कर लेते हैं तो आपका टोटल कितना हो जाता है 900 मीटर। तो देखिएगा ये 900 मीटर, ये 600 मीटर, अब ये 300 मीटर, तीनों काल का जो आपका हाइट निकल गया है ना। लेकिन हम लोग समझते हैं कि यहाँ पर हम लोग जब विभिन्न किताब पढ़ते हैं, जैसे मनीष रंजन का किताब पढ़िएगा, आप उड़ान का पढ़िएगा, ये सब अच्छे किताबें में झारखंड के आते हैं, ये सब प्रेफर किया कीजिए, आप लोग भी ये पढ़ा कीजिए, जो कि आपका झारखंड के लिए बहुत बहुमूल्य किताब है, ये पढ़ना चाहिए। जो कि देखिएगा कि 300 मीटर, 600 मीटर, 900 मीटर, तो आपका छोटा नागपुर में चलते हैं, संप्राय मैदान था उस समय। यहाँ जो पाट का प्रदेश था, पाट प्रदेश, ये इस पर लावा जमा हुआ था। क्या जमा हुआ था? लावा जमा हुआ था। ये वाला क्षेत्र में क्या जमा हुआ था? लावा, जो कि ये पहले से 200 मीटर लावा जमा हुआ था। किस भाग में? पाट वाले भाग में पहले से ही लावा जमा हुआ था। लावा जमा हुआ, तो लावा किसको बोलते हैं? कल ही का क्लास में हम आप लोग को बताए हैं कि लावा किसको बोलते हैं। तो जब ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा जब पृथ्वी के अंदर से मैग्मा बाहर आता है, उसको लावा कहते हैं। तो इस मैदान में लावा आपका जमा हुआ था, जो कि 200 मीटर था, है ना। तो जब ये 200 मीटर को हम लोग क्या किए, ये 900 मीटर, देखिए 200 मीटर पहले से ही था और 900 मीटर का उत्थान हुआ, मतलब कि 900 प्लस 200, मतलब इसमें 200 और हमको क्या करना होगा? ऐड करना होगा, है ना। तो जब ऐड किए तो क्या हो गया, कितना आ गया? 1100 मीटर आ गया। अब ये टोटली फाइनली रिजल्ट आया 1100 मीटर, 600 मीटर और 300 मीटर। तो ये तीनों काल का ये आपका उत्थान आ गया। तो इस तरह से उत्थान हुआ है, जो कि आप लोग को ये समझने में बहुत ही आपको सहयोग देगा ये। लेकिन इसको मतलब अच्छा से वीडियो को बार बार देखिएगा, बार बार आपको अच्छा से समझ में आएगा, तभी, है ना। एक बार में आएगा, एक बार में भी आएगा, लेकिन बार बार देखिएगा तो और अच्छा से आएगा, है ना। तो ये आपका ऐसे उत्थान हुआ है। तो चलते हैं सबसे पहले पाट प्रदेश क्षेत्र के बारे में चलते हैं कि पाट प्रदेश है। तो पाट प्रदेश का हम लोग समझते हैं, पाट प्रदेश का हाइट कितना था, अभी तुरंत निकाले हैं, 1100 मीटर हाइट था। इसकी पाट प्रदेश में 2 क्षेत्र आते हैं, एक आता है टाढ़, एक आता है दोन। तो टाढ़ में लोग रहते हैं और दोन में क्या करते हैं? खेती करते हैं। ये पाट प्रदेश का ये भाग था, है ना। तो ये टाढ़ और दोन, जिसमें टाढ़ में क्या करते हैं? लोग रहते हैं, मतलब अपना घर निवास करते हैं, और खेती बाड़ी क्या इसमें करते हैं? दोन में, जो कि दोन गहरा होता है, टाढ़ ऊंचा होता है, ये आपका होता है। तो पाट प्रदेश का जो सबसे ऊंचा भाग है, जो पाट प्रदेश का, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम लोग जानते हैं आपका नेतरहाट के बारे में जानते होंगे आप लोग, नेतरहाट, जिसका ऊंचाई कितना है? 1180 मीटर। कितना है? 1180 मीटर, जो पाट प्रदेश का सबसे हाइट, ये सबसे ज़्यादा हाइट वाला है। 1100 मीटर पाट प्रदेश का ही हिस्सा है। देखिएगा, हम लोग जिक्र कर लिए पाट प्रदेश के क्षेत्र के बारे में। पाट प्रदेश का विस्तार कहाँ कहाँ है? विस्तार कहाँ कहाँ है? तो देखेंगे हम लोग, इसका विस्तार पलामू में है, गढ़वा में है, आपका गुमला में है, और लोहरदगा क्षेत्र में, और थोड़ा बहुत लातेहार का क्षेत्र में भी इसका विस्तृत क्षेत्र है ना। तो ये पाट प्रदेश का विस्तार हम लोग जान लिए। तो ये पाट प्रदेश का हाइट देख लिए, विस्तार देख लिए, इसका त्रिभुजाकार आकृति देख लिए। ये पाट प्रदेश का हम लोग टोटली देख लिए, कैसे उत्थान हुआ ये भी देख लिए। उसके बाद का जो पठार आता है, वो रांची और हजारीबाग का पठार आता है। तो रांची का पठार और हजारीबाग, देखिएगा हजारीबाग यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ये भाग और ये भाग दोनों एक था। क्या था? दोनों एक था। लेकिन एक भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ। भ्रंश घाटी कहाँ? तो दामोदर नदी घाटी जो है, से भ्रंश घाटी के रूप में, मतलब भ्रंश घाटी में नदी बहती है ये। तो भ्रंश घाटी का जब निर्माण हुआ, तो ये हजारीबाग का पठार उधर चला गया और रांची का पठार इधर आ गया। ये भ्रंश घाटी आप लोग का दिमाग में थोड़ा सा खटक रहा होगा, भ्रंश घाटी क्या होता है, थोड़ा देख लेते हैं। भ्रंश घाटी, तो जब किसी भी भूभाग का बीच वाला हिस्सा क्या होता है? नीचे की ओर थोड़ा क्या होता है? आपका नीचे की ओर धंसा हुआ लगे, धंसा हुआ लगे नहीं, धंसी जाता है ना। जब धंस जाता है मतलब नीचे की ओर, है ना। ये मान लेते हैं ये पार्ट था,
ये पार्ट और ये पार्ट आपका क्या आ गया नीचे, तो देखिएगा ये गैप बन गया। इसी को क्या बोलते हैं, भ्रंश घाटी। क्या बोलते हैं इसको बाबू, भ्रंश घाटी बोलते हैं। देख रहे हैं ना, एक भाग मान लेते हैं R1, अब एक R2, ठीक है। अब आपका R3 मान लेते हैं इसको, अब इसको R2। देख रहे हैं ना, R2 नीचे धंस गया है, R1 अब R3 क्या है ऊपर में ही है। तो इसी को जो क्षेत्र होता है इसको भ्रंश घाटी। तो उसी तरह से दामोदर नदी भ्रंश घाटी में ही बही है और इसको दो भागों में बांट दिया, ठीक है। तो बांट देने से तो क्या होगा, दोनों एक समय का है, दोनों एक समय का पठार है। ये ना कि इसका जो है दोनों एकदम बोल सकते हैं भाई के रूप में है, दोनों भाई के हैं, लेकिन वही विवाद समझते हैं, भाई भाई में विवाद हो जाता है। कैसे होता है, जब बीच में कोई घुसता है, प्रवेश करता है ना, तो उसको विवाद खड़ा कर देता है दोनों भाई में। उसी तरह से क्या हो गया कि रांची का पठार में भी ऐसे ही हुआ कि रांची का पठार हजारीबाग का पठार दोनों एक था, लेकिन बीच में कौन आ गया, दामोदर नदी बेसिन आ गया, भ्रंश घाटी का निर्माण हो गया, जिसे दोनों दो साइड में हो गया। तो रांची का पठार का हाइट अभी तुरंत निकाले थे 600 मीटर। कितना, 600 मीटर। ऊपरी हजारीबाग का पठार का भी जो हाइट है वो कितना है, 600 मीटर है। कितना है, 600 मीटर। देखिएगा जब 600 मीटर है तो इसका निचली हजारीबाग का है, जिसको हम लोग बाह्य पठार के रूप में जानते हैं, उसका 300 मीटर है, ठीक है। 300 मीटर, कहीं कहीं आपका 450 मीटर भी मिलता है, लेकिन देख लेते जो आपको लुक अच्छा लगे वो देख लीजिएगा। 300 मीटर भी है, 450 मीटर भी है। तो ये जो आपका दोनों पार्ट में बटा, ठीक है। तो कैसे हाइट है देख लिए। देखिएगा रांची का जो पठार जो है, इसका आपका आकृति में देखने में आ रहा है चौकोर टाइप से दिख रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, रांची का जो पठार का जो आकृति है वो चतुर्भुजाकार है। कैसा है, चतुर्भुजाकार। और उत्तरी हजारीबाग का पठार जो इसका ही पार्ट है। तो हम लोग आगे देखते हैं कि इसमें क्या क्या हुआ था, है ना। तो जब हम लोग देखेंगे कि रांची के पठार के बाद जो है सब बाह्य पठार आता है, ठीक है। बाह्य पठार में हम लोग क्या देखेंगे कि जो मान लेते हैं कि रांची का पठार है, ठीक है, और इसके जो नीचे वाला क्षेत्र है, इधर भी तो पठार होगा, मान लीजिए बड़ा पठार है तो इधर तो छोटा पठार होगा, है ना। तो ये जो छोटा छोटा पठार है उसका भी थोड़ा बहुत उत्थान हुआ था साथ में, है ना। जब यहाँ पर बता रहे थे ना रांची हजारीबाग का पठार, तो उसका भी थोड़ा थोड़ा उठार हुआ था, जैसे में उत्थान हुआ था, जैसे में सिमडेगा का पठार, है ना, कोल्हान पहाड़ी, पुरहाट, है ना, ये सब क्या है, निचला हजारीबाग का पठार, राजमहल की पहाड़ी, ये सब का भी थोड़ा थोड़ा क्या हुआ था, उत्थान हुआ था। तो इसी के चलते इसका भी कितना हाइट है, लगभग पहाड़ी क्षेत्र है जो बाह्य पहाड़ी का लगभग 300 मीटर है। जितना लगभग पहाड़ी क्षेत्र है बाह्य पहाड़ी, सब का लगभग 300 मीटर हाइट है। तो हम लोग सिमडेगा का पठार का भी बारे में देख लिए कि इसका भी हाइट लगभग उतना ही है, औसतन 300 मीटर। तो ये सब पहाड़ी आप लोग के बारे में देखे होंगे, ठीक है। एक अब देखते हैं पहाड़ी, एक राजमहल की पहाड़ी के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट आता है। तो राजमहल पहाड़ी के बारे में जब जिक्र करें, देखिए पहला नंबर जिक्र किया कौन, पाट प्रदेश, दूसरा रांची का पठार, तीसरा हजारीबाग का पठार, ठीक है, 3 हो गया। और हजारीबाग का ही पठार में दूसरा पार्ट देखे थे किस, निचला हजारीबाग का पठार। अब चलते हैं नेक्स्ट में राजमहल पहाड़ी, है ना। राजमहल पहाड़ी में देखिएगा ये जो आकृति है, देखिएगा वो आप लोग देखिएगा कि जो आपका नुकीला होता है, शीर्षनुमा होता है, ठीक है, जिसमें नुकीले आकार का होता है जो पठार मिलता है, कहाँ पर, राजमहल की पहाड़ी में जो मिलता है शीर्षनुमा, उसको क्या बोलते हैं, टोंगरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टोंगरी बोलते हैं। और जो गुंबदनुमा होता है, क्या होता है, गुंबदनुमा, उसको क्या बोलते हैं, डोंगरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोंगरी। ये आपका कहाँ पर मिलता है, ये आपका राजमहल के पहाड़ी में ही मिलता है, जो कि ये बाह्य पठार के रूप में ही जाना जाता है, जो कि आपका ये मिलता है, टोंगरी और डोंगरी। हम लोग देखेंगे रांची का पठार में भी आपका मिला होगा, क्या बोलते हैं ये, टाँड़ और दोन मिला होगा, हजारीबाग का भी मिला, ठीक है। तो ये सब क्षेत्र में भी मिलता है, क्या बोलते हैं, टाँड़ और दोन मिलता है, जो कि मुख्य रूप से टोंगरी और डोंगरी बहुत पूछता है, पूछा हुआ भी एग्जाम में है। उसके बाद चलते हैं कि आपका मैदान क्षेत्र आता है, ठीक है। ये पहाड़ी जो है बाह्य पठार के रूप में जो है, उसके बाद मैदान आता है, जिसकी हाइट हम लोग जिक्र किए थे यहाँ पर, मान लीजिए जिक्र कर लेते हैं, 300 मीटर आता, तो इसका लगभग 150 मीटर क्या हुआ था, उत्थान हुआ था, है ना। समुद्र तल से सारा क्या है, समुद्र तल से इसका हाइट है ना, तो इसका 150 मीटर उत्थान हुआ। कहाँ कहाँ मैदान है देख लेते हैं, चाईबासा का मैदान है यहाँ पर, फिर पंचपरगना का मैदान है, फिर ढालभूम क्षेत्र है, फिर आपका देखिए गंगा नदी का मैदान क्षेत्र है ना, फिर उत्तरी देखिएगा उत्तरी कोयल बेसिन क्षेत्र है। तो समझते हैं उत्तरी कोयल बेसिन क्षेत्र से
इसको क्यों उत्तरी कोयल बेसिन क्षेत्र बोलते हैं? आप लोगों को पता होगा कि हम लोग जब खाना पीना खाते हैं तो हाथ कहाँ धोते हैं? बेसिन में धो देते हैं। बेसिन में धोने के बाद पानी कहाँ चला जाता है? तो नाला में चला जाता है। तो नाला से फिर कहाँ चला जाता है? बड़ा नाला में। बड़ा नाला से कहाँ पर? तो छोटा नदी में, छोटी नदी से बड़ी नदी में। उसी तरह से आपका ये नदी है तो छोटी नदी लाकर बड़ी नदी में पहुंचाती है। तो उत्तरी कोयल नदी जो है, उत्तरी कोयल की जो सहायक नदी है, औरंगा, अमानत, ये सब नदी है, लाकर उत्तरी कोयल में छोड़ती है। तो बेसिन मतलब अपना पानी कहाँ छोड़ती है? तो आपका उत्तरी कोयल में छोड़ती है। तो उसका अमानत का, औरंगा का बेसिन कहाँ हुआ? तो उत्तरी कोयल नदी हो गया। तो इसी के चलते इसको उत्तरी कोयल बेसिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, बेसिन का अर्थ तो आप लोग का समझ में आ गया कि बेसिन यहीं से जो हम लोग घर दूरा में लगता है ना, वही यहीं से ज्योग्राफी का एक टर्म से लिया गया है बेसिन। इसी वर्ड से वहाँ पर बनाया गया था, बेसिन वर्ड बना है, जो कि हम लोग उत्तरी कोयल बेसिन के बारे में देख लिए। ये सब क्या है? नदी का प्रवाह क्षेत्र के रूप में जानते हैं। नदी का प्रवाह होता है इधर। तो इधर मृदा आता है, कौन? जलोढ़ मृदा के रूप में देखेंगे। यहाँ से आपका प्रवेश करती है साहेबगंज में कौन सा नदी? तो आपका गंगा नदी प्रवेश करती है और यहाँ पर बहुत सारे गाद लाकर जमा करती है। किसमें? जलोढ़ मृदा के रूप में लाकर कहाँ करती है? गंगा नदी। ये झारखंड के इस भाग में स्थित करती है और पूरा विस्तार कर देती है। मतलब किसका? मिट्टी का विस्तार करती है, जो नया जलोढ़ मृदा के रूप में जानते हैं। और पुराना जलोढ़ मृदा जो बहुत पहले छोड़ देता है उसको पुराना जलोढ़ मृदा कहते हैं। तो ये दोनों जलोढ़ मृदा का निर्माण यहाँ होता है, और जो कि बहुत ही आसान तरीका से समझ सकते हैं कि गंगा नदी मैदान क्षेत्र कैसे विस्तृत हुआ है ना। साहेबगंज के क्षेत्र से लेकर नीचे आपका चले जाइए तो दुमका वाला क्षेत्र में, दुमका, फिर आपका आ जाएगा गोड्डा, इस सब क्षेत्र में आ जाएगा। राजमहल एक छूट रहा था कि राजमहल पहाड़ी कहाँ कहाँ विस्तृत है, इसको बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कहाँ विस्तृत है। कि ये आपका देवघर में विस्तृत है, दुमका में है, गोड्डा में है, साहेबगंज में है, ये सब भाग में विस्तृत था। ठीक है, उसके बाद पंचपरगना का मैदान देख ही रहे हैं कि यहाँ पर विस्तृत है। ठीक है, यहाँ पर भी देख रहे हैं पंचपरगना का मैदान, और क्या बोलते हैं ये चाईबासा का मैदान। ये सब चीज़, ये सब क्षेत्र में जो है से क्या बोलते हैं, यहाँ पर स्वर्णरेखा नदी जो है अपना क्या करती है, स्वर्णरेखा नदी अपना ला कर जमाव को छोड़ती है, जो कि आपको जलोढ़ मृदा के रूप में छोड़ती है। और ये क्या बोलते हैं, चाईबासा का मैदान, पंचपरगना का मैदान के रूप में हम लोग जानते हैं। दामोदर नदी बेसिन के बारे में समझ ही गए कि भ्रंश घाटी का निर्माण किया, अब इसी पानी को लाकर छोड़ती है और यहीं से जाकर मिलती है उधर झारखंड की, जो कि दामोदर नदी जो है झारखंड की सबसे लंबी नदी के बारे में जान रहे होंगे। सबसे गंदी नदी भी यही है। हमारा आदिवासी समाज के लिए सबसे पवित्र नदी दामोदर नदी को ही मानता है। उसके बाद चलते हैं हम लोग, ये सब सारा हो गया। ठीक है, आप लोग सारा का सारा आप लोग देख लिए कि सारा का सारा हम लोग जिक्र कर लिए। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि आज आप लोगों को पढ़ाई करने में बहुत ही मज़ा आया होगा और आगे भी आने वाला है। इसी तरह से मेरा वीडियो को आप लोग शेयर करते रहिए और प्यार दुलार देते रहिए। धन्यवाद।